नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का 8 बजे के इस बुलेटिन में। सबसे बड़े मुद्दे में मेरा नाम है आदित्य झा और आज हम बात करेंगे माननीयों को खटका, कोचिंग बिल अटका। इस विषय पर आज का बड़ा मुद्दा। तो कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण और स्टूडेंट सुसाइड पर लगाम के लिए विधानसभा में पेश राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025 अटक गया है। माननीयों के भारी विरोध और सदन में चर्चा के दौरान मचे घमासान के बाद विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया है। फैसले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। बजट सत्र के आखिरी दिन करीब 4.5 घंटे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 पर बहस हुई, जिसमें 29 विधायकों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस आरएलडी के साथ ज्यादातर भाजपा विधायकों ने भी बिल के मौजूदा स्वरूप पर सवाल खड़े किए और बिल को प्रवर समिति में भेजने का 6 महीने जनमत जानने के लिए भेजने की पुरजोर मांग कर दी। इससे पहले कोचिंग संचालकों ने भी सरकार के पास पहुंचकर बिल रोकने की मांग रखी थी। लंबी बहस के बावजूद बिल पास नहीं हो सका है और विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। इसके अगले दिन कोटा में रहकर निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक और स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। खुदकुशी करने वाले छात्र हंसराज बिहार का निवासी है, नालंदा का निवासी है, जो जवाहर नगर क्षेत्र में रह रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोचिंग बिल क्यों अटका। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोचिंग सेंटरों के दबाव में आकर यह बिल पास नहीं किया और इसे जानबूझकर प्रवर समिति को भेज दिया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे बात सुनकर खुले दिल से सुझावों का स्वागत करने वाली यह भजनलाल सरकार है। प्रवर समिति में जाना गलत नहीं, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी बिल को ज्यादा प्रभारी बनाने के लिए उसे प्रवर समिति को भेज दिया जाता है। हालांकि खुद भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग कर तर्क दिया कि अगर बिल मौजूदा स्वरूप में पारित हो गया तो कोचिंग संस्थान राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होगा। अफसरशाही हावी हो जाएगी। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक केवल 16 साल से अधिक उम्र के स्टूडेंट्स को ही कोचिंग में प्रवेश देने का प्रावधान बिल में नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं। छात्र संगठन एबीवीपी ने भी बिल में कोचिंग संस्थान की फीस नियंत्रण को लेकर एक बोर्ड में गठन कर दिया है। उसका एक बोर्ड का 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में दाखिले पर रोक लगाने और अध्ययन के निर्धारित घंटे समेत अन्य बिंदुओं पर संशोधन की मांग की है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोचिंग बिल अटका, माननीयों को खटका क्यों? एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रवेश है, दूसरे लाखों कोचिंग छात्र छात्राओं पर पड़ रहा मेंटल प्रेशर है। चर्चा से पहले आइए आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं और सुनाते हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 को प्रवर समिति को निर्देशित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 को प्रवर समिति को। तो इसी पर देखिए टिप्पणी आ रही है। टीकाराम जूली ने क्या कहा है, पहले उसको जरा आइए सुनते हैं। कांग्रेस की % मिली भगत है। मेरा सीधा आरोप है, सरकार मिली हुई थी इसलिए कमजोर बिल लेके आई और ऐसा बिल लेके आई जो लागू नहीं हो। इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है और जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी ये बिल ला नहीं सकते। ये तो इन्होंने एक तरीका निकाला है कि बिल भी ले आए, कोचिंग वालों को डरा भी दिया और बिल भी लागू नहीं किया। ये बात मैं कहना चाहूंगा। तो किसी बिल की ऐसा ही अगर ये बिल कमजोर था तो आज माननीय शांतिदास जी धारीवाल जो कोटा से आते हैं, जहाँ कोटा में सबसे बड़ा हब है, उन्होंने बुरी प्रशंसा इस बिल की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांतिलाल जूली साहब सही है या शांतिलाल जी धारी से भी, ये दोनों आपस में तय कर ले। तीसरा, अनेक माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और वो सुझाव को हम कंसीडर करते हैं। जब जूली साहब ने स्वयं ने प्रस्ताव रखा कि प्रवर समिति को भेजा जाए तो फिर आदमी के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि बिल बढ़िया बने, फोरकास्ट इफेक्ट रखे, दोनों का संतुलन रखे
राजस्थान में जो कोचिंग सेंटर है वो एक दिन में नहीं पनपे, बहुत लंबा टाइम लगा है। हम इसको समाप्त नहीं होने दे रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, अभिभावकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें या कोचिंग सेंटर को मार्च को कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट बनने देवे। इन दोनों को बैलेंस के लिए परिवहन समिति को भेजा, 6 महीने बाद वापिस विधानसभा में आ जाएगा। तो हमारे साथ हमारे तमाम यहां पर जो गेस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। अटल खंडेलवाल हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन सारस्वत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, केशव अग्रवाल डायरेक्टर मीडिया सीएफआई हैं और शाकिर अली हमारे साथ संवाददाता कोटा में हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो शाकिर, आपके पास पहले आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शाकिर, यहां पर कोटा की बात हो रही है, कोटा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, बिल को लेकर के इंतजार किया जा रहा था कि बिल सरकार ला रही है और तमाम चीजें जो है उसमें शामिल की जाएगी। बड़ी बात यह है कि कोटा में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो स्ट्रेस फ्री माहौल में पढ़ाई कर सकें, सुसाइड की जो घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लग सके और मैन टू मैन बच्चे की जो है मॉनिटरिंग हो सके। तो ये तमाम चीजें जो है इसको लेकर के ही सरकार भी चाहती थी कि ऐसा बिल आए कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रह सकें, बच्चों की मॉनिटरिंग हो सके, प्रशासनिक जो दखल है वो भी जो है यानी सरकार का जो दखल है वो भी कोचिंग संस्थानों पर हो। लेकिन जो बड़ी कोचिंग संस्थान है उनके, क्योंकि वहां पर बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और जो छोटे कोचिंग संस्थान है उन पर ये तमाम जो नियम है अगर वो लागू हो रहे हैं तो वो उनके लिए परेशानी भी हो रही है। जो हाड़ौती कोचिंग एसोसिएशन बना हुआ है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो बड़ी और छोटी कोचिंग संस्थान है उनकी फीस के दायरे में भी बहुत ज्यादा फर्क है और ये दोनों नियम दोनों कोचिंग संस्थानों के लिए एक जैसे नियम बनाना उनके लिए तकलीफ वाला विषय है, क्योंकि इससे कई सारे कोचिंग संस्थान जो इस नियम की पालना नहीं कर पा सकते उनको कोचिंग संस्थानों को बंद करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो तमाम चीजें विकसित नहीं कर पाएंगे जिसका बिल में जिक्र किया गया है। तो हालांकि ये जो है बिल कमेटी को भेजा गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वाकई जो जिस तरह से बीजेपी के विधायकों ने भी इसका विरोध किया है एक तरह से, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री जो है अपना आप में राजस्थान में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। कोटा, जयपुर, सीकर, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर बड़ी कोचिंग संस्थान है और हजारों करोड़ का ये जो है व्यापार यूं कहें कि इससे रोजगार भी जो है लोगों का जुड़ गया है। तो जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर इसी बिल को अगर लागू कर दिया जाएगा तो उससे जो राजस्थान से कोचिंग संस्थान दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, उससे जो है यहाँ पर आर्थिक स्थिति पर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि बिल लाना बहुत जरूरी है, ये जो आत्महत्याएं हो रही है इनको रोकना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट ने जब सरकार से कहा था कि इस पूरे मामले में सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने वक्त मांगा था और उसके बाद में ये बिल तैयार किया गया और इस बिल पर जो है इस बिल को पेश भी किया गया। लेकिन जो इस बिल पर जो है अपनी सरकार के जो विधायक हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई, क्योंकि कई सारी पेचीदगियां इसमें थी। तो कहीं ना कहीं इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। आमजन यानी जो छोटे कोचिंग संस्थान है, बड़े कोचिंग संस्थान है, उनकी राय शुमारी की भी जरूरत है। इसके साथ साथ जिसपे सीधा सीधा सरकार का दखल दिया जा रहा है, जो अफसरशाही इसमें हावी होगी, इस तरह की भी बात कही जा रही है। तो इसमें जनप्रतिनिधियों को, न्यायपालिका से जुड़े लोगों को इसकी कमेटी में जोड़ना चाहिए, ताकि जो है माहौल इस तरह का ना बने कि सरकारी तंत्र का ही जो है कोचिंग पर शिकंजा हो गया। ठीक है शाकिर, आता हूं आपके पास अटल खंडेलवाल जी के पास चलते हैं। अटल जी, आपने सुना शाकिर हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे, लेकिन मुझे आपसे जानना है अटल जी, कोचिंग बिल प्रवर समिति यानी विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी को आखिर भेजना क्यों पड़ा, क्या रीजन था? देखिए, सबसे पहले तो आदित्य जी ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील है छात्रों के हितों के, और उनको जो जिस तरीके से वो अनुशासन चाहिए होता है इंस्टीट्यूशन में, उसको लेकर के हम बहुत चिंतित भी थे। और आए दिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कारण होते हैं, ये सुसाइड एकदम तेजी से ये प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इसको लेकर के भी हम लोग बहुत चिंता वाली सिचुएशन में थे और ये संवेदनशील मामला था। छात्रों के हितों के लिए हमें ये बिल अति आवश्यक हो गया था। और 20-25 साल से लोग बातें करते थे, चैनल पे डिस्कशन हो जाते थे और फिर ढाक के 3 पात वैसा सा ही रहता था। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बिल आया और रखा गया सदन की पटल पे, ये बिल रखा गया सदन की पटल पे किस लिए कि भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिसको भी लगे कि भी इस बिल में ये कमी है, या बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बहुत अच्छी चीज भी बता रहे हैं और कुछ कमियां भी निकाल रहे हैं, तो इसीलिए रखा गया वो सदन में। और
बिल अच्छा बने, ये सरकार की मंशा है कि जो बिल आए छात्र हितों के लिए वो बिल अच्छा हो, स्ट्रांग बिल हो। उसी जी। कारण तो ये हमने मंशा जता दी कि हम उसके लिए तत्पर हैं, छात्रों बिल्कुल, के आप कह रहे हैं हितों कि के आप प्रति तत्पर हम हैं कि तत्पर बिल हैं। अच्छा हो। और ये आप तत्पर हैं। आता हूं आपके पास अटल जी, जरा एक बार नितिन सारस्वत जी के पास चलते हैं। नितिन जी, एक बात बताइए, बिल अटकने के बाद अगले ही दिन कोटा में एक और स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, बिहार का निवासी है वो। नीट की तैयारी कर रहे कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो आखिर कैसे इस जो स्टूडेंट सुसाइड का मामला है 2025 में 8वां मामला है, रुकेंगे ये? कि सबसे पहले तो ये बिल बीजेपी की सरकार के अपने मन से लाई, बिल्कुल अपने मन से नहीं लाई। हाईकोर्ट ने जब इनसे पूछा और इनको दबाव दिया कि आपको ये जवाब देना है, उसके प्रत्युत्तर में इन्होंने कार्रवाई करने की सबसे पहले सोचा। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनको जब भी ये लगा कि लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और इस समय हाईकोर्ट का भी इसमें दबाव है, तो इन्होंने किस तरीके का बिल लाया जिससे साफ पता चलता है कि ये इस कोचिंग माफिया, जो कोचिंग माफिया है उनको बचाने का षड्यंत्र था। मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हाईकोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि 25 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, वो इन्होंने हटा दी। एक क्लास में 40 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो इन्होंने हटा दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि फेक इंटरव्यूज का प्रोविजन होना चाहिए, वो इन्होंने हटा दिया। दूसरा, इन्होंने देखा कि केंद्र ने जो गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग हम ला रहे हैं। ये दूसरा झूठ आप देख लीजिए। इसमें केंद्र की गाइडलाइन, जिसमें सबसे मेन था कि आपको पता है कि 16 साल के बच्चे, जो अपना 2/3 हिस्सा है, चाहे आत्महत्या का हो चाहे कोचिंग में संस्थानों में संख्या के आधार पे हो, वो 16 साल के बच्चों तक का है। सबसे पहले उन्होंने कमजोर करने के लिए उनको बाहर निकाल दिया। दूसरी बात, इन्होंने किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं करी। तीसरी बात, केंद्र की गाइडलाइन में था कि 2 दिन बच्चा अगर बिना सूचना के गायब हो तो माता पिता को सूचना दी जाएगी, उसको इन्होंने गायब कर दिया। महिला विद्यार्थी दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जाएगी, इसको इन्होंने गायब कर दिया। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, जो आपको पता है कि कोविड के बाद में सबसे बड़ा माध्यम है कोचिंग का, उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। विज्ञापन इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से हो, इन्होंने उसको भी वहां से हटा दिया। फीस की अधिकतम सीमा का जो ये कह रहे थे, उसमें ना फीस की अधिकतम सीमा है और फीस कितनी % बढ़ाई जा सकती है, इसकी भी कोई अधिकतम सीमा का ध्यान नहीं रखा गया। तो इन्होंने गरीब बच्चे के लिए अब बना रहे थे, उसमें गरीब बच्चे के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और कुल मिला के इन्होंने इस तरीके का बिल बनाया कि अगर ये पास हो जाए तो ये कानून जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ये कोचिंग माफिया, उनको संरक्षित करने का काम करेगा, ना कि बच्चों को संरक्षित करने का काम। तो एक बात बताइए, आपने ड्राफ्ट में जब ये ड्राफ्ट पेश किया तो उसके अंदर 16 साल के बच्चे का प्रावधान रखा था, लेकिन जैसे ही बिल आया उसमें से वो भी प्रावधान हटा दिया। तो तमाम, आप ये बताइए कौन सी डबल इंजन की सरकार ऐसी होगी जिसमें एक इंजन दूसरी तरफ भाग रहा हो, दूसरा इंजन दूसरी तरफ भाग रहा हो। वो हाईकोर्ट की भी ऑर्डर जो गाइडलाइन दी है, जिसके फलस्वरूप ये बना रहे, उसका भी पालन ना कर रहा हो, जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात ना कर रहा हो, और कुल मिला के इस तरीके का प्रावधान किया गया कि इस तरीके का बिल पास हो जाए जिससे कि ये जो मेन उद्देश्य है, जो उसकी आत्मा है कि भैया जो कोचिंग माफियाओं का जो राज चल रहा है, जिसके कारण बच्चे दबाव में आ रहे हैं, जिसके कारण पेरेंट्स दबाव में आ रहे हैं, जिसके कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं, उसको कहीं भी एड्रेस नहीं किया, अपितु उसको संरक्षित करने का प्रयास किया। आप ये बताइए, इतनी सारी चीजें क्या जाने अनजाने में हो सकती है? ये चला के जो भ्रष्टाचार कोचिंग में पड़ा हुआ है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया। दूसरा, काउंसलिंग का, आत्महत्याओं के लिए सबसे मेन चीज, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कही हो या केंद्र ने कही हो, इन्होंने उस प्रोविजन को हल्का कर दिया कि इसके अंदर आवश्यक रूप से होना चाहिए, इन्होंने आवश्यक रूप से भी उसको हटा दिया। और केवल छोटी छोटी कोचिंगों के लिए जो 2 लाख 5 लाख का प्रावधान किया गया, उसको इतना बड़ा कर दिया कि इनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि ये आपने केवल छोटी मछलियों को खाने की ठीक है नितिन जी, आते हैं आपके पास, नहीं आते हैं आपके पास नितिन जी। जरा केशव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े में, डायरेक्टर मीडिया CFI, उनसे पूछ लेते हैं। केशव जी, एक बात बताइए, कोचिंग बिल में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक केवल देखिए 16 साल से अधिक उम्र के स्टूडेंट्स को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश का प्रावधान नहीं दिया गया। मेरा सवाल आपसे है, क्यों नहीं दिया गया? देखिए, मैं चर्चा सुन रहा था, अब आपको यहाँ बहुत चीजें समझने की जरूरत है। ये बिल जो आया था, वो बिल एक नी जर्क रिएक्शन है और ये सुइसाइड कहीं भी नहीं रोकेगा। मीडिया को भी इसमें क्लियर होना है। अभी यहाँ ब्लेम गेम चलता है। अगर आप इसको बहुत गहराई से जाके समझेंगे तो मैं आपको अभी तख्त के साथ ये बता सकता हूं कि जो भी हम बातें कर रहे हैं आधी उसमें बेबुनियाद हो जाएगी। मैं पहली चीज पे आता हूं, सुइसाइड केसेस अगर आप देखेंगे तो 16 साल से ऊपर उम्र के बच्चे के आप डाटा निकालना। दूसरा, सुइसाइड मैक्सिमम नीट छात्रों में हो रहा है।
अब आपको मैं बताऊं, लॉ की परीक्षा होती है अंडर ग्रेजुएट में, होटल मैनेजमेंट, सीयूईटी, जहां 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, वहां पे कहीं सुइसाइड नहीं होता। अब नीट का मैं विशेष आपको एक उदाहरण देता हूं और अब मैटर समझिए कि सुइसाइड क्यों हो रहा है। 24 लाख छात्रों ने पिछली साल नीट दिया, 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 58,000 प्राइवेट, 23 लाख बच्चों को आपने निकालना है। अब वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि मेरा दाखिला नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास उतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। और जब इतनी बार बच्चा मेडिकल देता है, और पिछली बार तो मेडिकल एंट्रेंस में क्या क्या हुआ सबको पता है, कैसे बच्चों के नंबर आए थे, तो जब तक हम संस्थाएं क्रिएट नहीं करेंगे, डिमांड सप्लाई को कम नहीं करेंगे, ये होता रहेगा। दूसरा, कोचिंग एक ऑप्शनल है, कोई भी दबाव नहीं, बच्चा अपने मन से आता है पेरेंट के साथ। स्कूल जाना कंपल्शन है। स्कूल को खत्म कौन कर रहा है? डमी स्कूल्स क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपने कह दिया बोर्ड की परीक्षा के नंबर ना सीयूईटी में जुड़ेंगे, ना किसी एंट्रेंस छात्र में जुड़ेंगे, तो स्कूल वाले बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं हम स्कूल क्यों जाएं? आप बंद करिए सारे डमी स्कूल सबसे पहले। अगर डमी स्कूल्स नहीं बंद करेंगे तो ये चलता रहेगा। अब बच्चे को स्कूल जाने दीजिए, उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा कोचिंग लेना चाहता है तो उसमें क्या आपत्ति है? दूसरी, यहां साइंस कौन देता है? स्कूल देता है, उसके बाद ही आप कोचिंग पे आके पढ़ सकते हैं। अगर बच्चे को साइंस ही नहीं मिलेगा तो कोचिंग वो जाएगा कहां? फिर जो बात इधर एक और समझनी है, क्या कोटा और हैदराबाद दो ही जगह कोचिंग चलती है? क्या नीट और आईआईटी है? आप पूरे भारत को समझिए। आप गाइडलाइंस जो लेके आए, सेंटर लेके आए, इसमें कोचिंग आपने इंक्लूसिव नहीं छोड़ा। यहां पर खाली अब बड़े सेंटर चल पाएंगे, छोटे सेंटर तो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका 6 दिन कोचिंग, संडे को अवकाश, ज्यादातर कोचिंग 2 से 3 दिन, 2 से 3 घंटा बच्चा पढ़ने आता है अपनी कॉलोनी के आसपास जी। और करता है। कोटा जाने वाली तादाद 10वीं से नीचे वो है जो डमी स्कूल्स करते हैं। अगर डमी स्कूल बंद हो गए तो कोटा जाने वाले बच्चे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये समझिए कि आपने सबको एक ही में आकर दिया। क्या 2 लाख फाइन देना? एक आदमी 12 बच्चे रोज पढ़ाता है, 5 बैच है, 60 बच्चे हो गए, तो वो तो पूरे अफसरशाही में आ गया, उसको करप्शन देना पड़ेगा। पर आपको समझना है, करियर काउंसलिंग 8वीं में स्कूल में शुरू होनी चाहिए। 90% स्कूल्स में आज करियर काउंसलर कहां जहां होने चाहिए, वहां तो कोई लगाम नहीं है। बच्चे को 8th में आप बताइए कि आईआईटी के बियॉन्ड लॉ का अच्छा डिग्री ले सकते हो, आप कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, उसको ज्ञान दीजिए। 10वीं तक कॉमर्स का जिक्र नहीं है। मेरा मानना है 9वीं से ही ये चीजें इंट्रोड्यूस हो। और जैसे इन्होंने 75% लगा रखा है जेई में, अगर आप 75% बोर्ड में नहीं लाते, आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो 10वीं में भी एक जो बच्चा आगे आईआईटी करना चाहता है, एक परसेंटेज लगाइए। 10वीं के नीचे बच्चा इन कोचिंगों में जाएगा ही नहीं। नहीं केशव जी, आपके बात पे आते हुए मैं जरा बीजेपी जो हमारे अटल खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे एक सवाल लेना चाहूंगा। एक बात बताइए, बीजेपी विधायक अटल जी, कालीचरण सराफ ने प्रवर समिति में बिल भेजने की मांग रखते हुए सदन में कहा था कि मौजूदा स्वरूप में बिल पास हुआ तो हजारों शिक्षकों की नौकरी चली जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि कोचिंग का 60,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। कितना इत्तेफाक आप इस कथन से रखते हैं? देखिए, ऐसा है आदित्य जी कि वो जो बिल रखा गया सदन में, उसके ऊपर सभी लोग अपनी, इसीलिए रखा गया ना कि सब लोग अपनी अपनी राय रखें। और जहां तक कालीचरण जी सराफ साहब है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने ये इसको लेकर के कुछ कहा है, तो उसमें देखिए ये सब बातें ये है कि भी एक तो होता है इंस्टेंट रिएक्शन, एक होता है कि उसका एनलार्जमेंट ऑफ एनालिसिस। तो एनलार्जमेंट ऑफ एनालिसिस में मुझे नहीं लगता इतना जितना ये कह रहे हैं कि इधर चला जाएगा और ये सब होगा, ऐसा नहीं है। एक तरफ देखिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि बिल ही खराब है, जबकि इन्हीं के वरिष्ठ जो विधायक हैं शांति धारीवाल जी, वो कह रहे हैं बिल बहुत अच्छा है। तो बेसिकली इशू ये है कि अभी इस बिल में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर किसी भी विधायक को इसमें कुछ कमी बेसी लगती है तो प्रवर समिति में अपनी राय दे सकता है, बिल को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। बिल को 16 साल से नीचे के बच्चे, मानी 12th से नीचे के बच्चों का एक अलग मोड भी हो सकता है, और ऊपर वाले जो एसएससी या यूपीएससी की कोचिंग लेते हैं उनके लिए अलग हो सकता है।
थोड़ा सा जो उसका माहौल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, थोड़े रूल रेगुलेशंस हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और सभी जनप्रतिनिधि बहुत विद्वान हैं और इस बिल के अंदर जो भी अपने बढ़िया सुझाव है वो दे सकते हैं। हमारी मंशा बिल्कुल साफ की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा साफ की है कि हम छात्र हितों के लिए सजग हैं। और जहां तक सारस्वत साहब कह रहे थे कि भाई इनको तो दबाव है इस कारण से ऐसा है, तो ये क्या दबाव हाईकोर्ट क्या पहली बार बोला है क्या? आपकी सरकार थी, आपने ये दबाव क्यों नहीं महसूस किया? आप भी ये दबाव महसूस करके ले आते बिल को। जी। तो ये प्रवर्तक समिति में जाने की स्थिति शायद नहीं आती। बिल्कुल नहीं। अटल जी आता हूं आपके पास। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए कोटा में भी जो कोचिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका क्या कहना है इस बिल को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं बिल से, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है क्योंकि 16 साल के नीचे के बच्चे अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी जस्ट उनको दुनिया के बारे में जस्ट पता चल ही रहा है। तो ये सही नहीं होगा कि वो अभी बाहर जाए या फिर कोई कोचिंग करें, ऐसा कुछ। पढ़ने का ही पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मतलब कैसे करें। अब बाहर निकलते हैं तो फिर फैमिली वालों का भी काफ़ी मतलब एक्सपेंस होता है, तो फिर मतलब लगता है कि पढ़ना ही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है काफ़ी। मेरे हिसाब से ये है कि जिस हिसाब से प्रिपरेशन का ये होता है, अगर 6-7 से 8 से बच्चे 6-7 से डाल रहे हैं तो वो तो गलत है। वो उस एज में इतना प्रेशर वो शायद बियर ना कर पाएँ, तो वो तो गलत है। बट अगर 10 से मतलब मुझे लगता है 11-12 वो ठीक है प्रिपरेशन का फेज़, मतलब उस टाइम वो फेज़ ऐसी होती है कि जिसमें हम थोड़ा फेस करने के कैपेबल हो जाते हैं। बट 6, 7, 8 तो उतना नहीं है। बेसिक एजुकेशन मतलब क्लास 12 तक का एजुकेशन हम लोग को करना ज़रूरी है कोचिंग से पहले, क्योंकि उससे नॉर्मल मोरल साइंस वगैरह मतलब कैसे जीना, रहने का, नॉर्मल इंग्लिश वगैरह सब कुछ रहता है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा डेवलप होते हैं। बाकी कोचिंग के बाद जैसे कि पहले से ही उन लोग को प्रेशर मिल जाता है आते ही 12th 10th के बाद की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, जिससे उन लोगों का प्रेशर डेवलप होता है। और जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे सुसाइड वगैरह का केस भी बढ़ जाता है। और हालांकि 12th के बाद आते हैं, पढ़ के आते हैं, थोड़ा पेरेंट्स के साथ रह के आते हैं, तो फिर पेरेंटिंग उन लोगों को ज़्यादा मिल जाती है, तो फिर ये सब ख्याल नहीं आता है उनके मन में। जो बिल है वो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्या कि जो फेज होता है 1 से लेकर 12 तक का फेज, वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे फेज। आज भी हम लोग इतने ऊपर आ गए, मतलब 12 पास करें, फिर भी वो मिस करते वो फेज को। 11 से 12 तक के बच्चे और उससे ऊपर के बच्चे आने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, तो स्कूल में उनका कुछ टाइम वेस्ट भी हो जाता है। जैसे उनको सिर्फ IIT करना है 11-12 में, 12 से नीचे वाला को तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि स्कूल छोड़ के आए यहाँ कोचिंग के लिए। केशव अग्रवाल जी से एक सवाल है। केशव जी, आपने बच्चों की बात सुनी, तमाम स्टूडेंट्स की प्रतिक्रियाएं सुनी, आप इनके बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं केशव जी? देखिए, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। 10वीं तक बच्चा एक नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई करे और एक नॉर्मल कोचिंग एक्स्ट्रा असिस्टेंट थोड़ा मैथमेटिक्स में ले ले, तो 11वीं और 12वीं में 2 साल बहुत समय है एक एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए। यहाँ दो चीजें दुरुस्त करनी है कि 10वीं और 11वीं में साइंस में गैप बहुत आता है, जो बच्चा प्रेशर नहीं ले पाता, जिसकी वजह से अभिभावक की एक्सपेक्टेशन बहुत है कि हम जल्दी डाल देंगे तो हमारा बच्चे को आगे एज मिलेगा, हम आगे निकल जाएंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन है कि शर्मा जी की बेटी ने ये कर लिया तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, बिगर उसका एप्टीट्यूड जाने। एक और मुख्य कारण आपको बताता हूं जिस पे ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। आप ये देखिए, 2 से 3 साल पिछले में सुसाइड केस बढ़े हैं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। क्यों बढ़े? 2019 में मेडिकल देने वाले छात्र केवल 15 लाख थे। 2020 के बाद आज ये 24 लाख पहुंच गए। इन बच्चों ने कोविड में पढ़ाई नहीं की, सारा ऑनलाइन हुआ 2022 तक। और ये बच्चे जब अब अपीयर हो रहे हैं 23-24 में, इनके ऊपर ऑफलाइन और एंट्रेंस का प्रेशर एक्स्ट्रा आ गया। इससे पहले सारा ऑफलाइन चलता था, बच्चा जाता था, ऑनलाइन में कुछ नहीं पता चलता, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, एग्जाम कैसे दिए, 2 साल कोविड के, सबको पता है। ये वो कोविड वाले बच्चे हैं जिनको इतनी प्रेशर की आदत भी नहीं थी, और साथ में हमारे पास उतनी पर्याप्त सीटें नहीं है जो हम दे पाए। सरकार हमारे साथ और सबके साथ, जैसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बैठें और ब्लेम गेम ना करके हम सोल्यूशन लाएं, ताकि हम बच्चों के हित में सोच सकें। और जो कोचिंग सेंटर गलत करता है, चाहे पैसा रिफंड नहीं देता, जो इसमें प्रावधान था, उसको ऐसा दंड देना चाहिए कि बाकी कोचिंग सेंटर इसके लिए ठीक है
नहीं। तो हमको मिलके एक अच्छा बिल बनाना है, ब्लेम गेम से कुछ नहीं निकलेगा, ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, एक अच्छा बिल बनाना है। नितिन सारस्वत जी के पास चलते हैं। नितिन जी, कांग्रेस से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों के दबाव में सरकार ने कमजोर बिल पेश किया और उसे प्रवर समिति में भेज दिया। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने बोला शांति धारीवाल जी ने तो पूरा बताया कि किस तरीके से अपने काउंसलर की नियुक्ति की थी और आप लोगों ने आज तक उसको ठंडे बस्ते पे डाल रखा है। उन्होंने बताया किस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, जिसको हमने कंपलसरी गाइडलाइन में बनाया था और आपने बनाया नहीं। और मैं बताने को ये भी बता सकता हूं, लेकिन टाइम कम होगा, कि हमने उस समय पूरा एक डिटेल रिसर्च किया कि बच्चों की आत्महत्या क्यों होती है और उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की और उसमें नियमित काउंसलिंग का प्रावधान था, रूटीन टेस्ट कम करने का, आवृत्ति कम करने का और करियर ऑप्शन देने का प्रावधान था, कोचिंग मनोसलाहकारों को नियुक्त करने का प्रावधान था, जो हमने पूरा किया। झूठा विज्ञापन, काउंसलिंग, फीस रिफंड, करियर ऑप्शन, ये सब छोड़िए, हमने क्या किए थे। हमने एक स्टेप किया, आप दूसरे स्टेप पे आए, लेकिन वो सीढ़ी को आपने इतना कमजोर बना दिया कि ताकि कोचिंग माफियाओं को आप संरक्षित कर सके। मैं कह रहा हूं, केंद्र की गाइडलाइन, मोदी सरकार की गाइडलाइन को आज आप फॉलो नहीं कर रहे। इससे आपकी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, जिस हाईकोर्ट ने आपको कहा, जिसके फलस्वरूप आप ला रहे थे, उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। और मैं केशव अग्रवाल जी को बताना चाहता हूं, उन्होंने तमाम चीजें कही। मैं बिल्कुल मानता हूं कि करियर ऑप्शन होना चाहिए और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये गाइडलाइन है कि 16 साल से कम बच्चों को कोचिंग की तरफ नहीं ले जाए, इसमें क्या गलती है? इसमें काउंसलर की नियुक्ति अगर कंपलसरी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सीटों की संख्या को नियत करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? कि बच्चों पे टीचर की संख्या को अगर नियत करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? और फेक इंटरव्यूज को अगर कंट्रोल करना चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग को हो गया, विज्ञापन जो इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम है, फीस की अधिकतम सीमा को कंट्रोल करना चाहिए। अगर स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर जनप्रतिनिधि, जुडिशरी के आदमी, इनको शामिल करना चाहिए। तमाम ये प्रावधान है। ऐसा कौन सा प्रावधान है कि उसके साथ आप वो वाले प्रावधान नहीं कर सकते? आप अगर बिल ला रहे हैं, अगर आपकी क्या नाम से अगर नियत साफ होती, तो आप सोचिए, केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है अटल जी, समय का अभाव, एक फाइनल क्वेश्चन लेंगे आपसे। अटल जी, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग इस बिल को लेकर? देखिए बात ये है कि बिल अगर हमें पास करना होता तो हम करवा देते, लेकिन बिल हम छात्र हित के लिए पास करवाना चाहते हैं और प्रवर्तक समिति पे इसीलिए भेजा है। और नितिन जी जो हाय तौबा कर रहे हैं, उससे काम चलता नहीं है। बेसिकली बात करना और काम करना और। एक करके बोल लेते हैं, एक। हाँ अटल जी, हाँ, इनकी मंशा होती तो ये पिछले जो इनका टेन्योर था उसमें बिल रख देते, स्ट्रॉन्ग बिल रख देते, हम कोई रोकने वाले नहीं थे। और अभी भी प्रवर्तक समिति के अंदर जो बिल गया है सेटलमेंट के लिए, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, बाकी लोग बिल्कुल अटल जी, नितिन जी आप उस समय से बोलना चाह रहे हैं, 15 सेकंड है नितिन जी, आप अपनी बात रखें, 15 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैंने कहा कि ये कोई प्रवर समिति को इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं भेजा, तमाम प्रावधान पहले हटाए। कांग्रेस आज मजबूत विपक्ष की भूमिका में और हमारे दबाव के कारण ये यू टर्न पे आए। ये कोई एहसान नहीं कर रहे। हम जनता के विरुद्ध, जो बच्चों के विरुद्ध अगर कोई बिल लाएंगे तो किसी भी एक भी बिल को पास नहीं होने देंगे। और आप जिस तरीके की चीजें आपने उस बिल बातों का क्या नितिन जी, आप मुझे लगता है समय माफी के साथ आप सब कुछ रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। लेकिन अटल खंडेलवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। केशव अग्रवाल जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मीडिया CFI और शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़े और आज के इस सबसे बड़े मुद्दे पर हमने बात की कि कैसे कोचिंग बिल अटका और माननीयों को खटका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।